मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बोरतलाई में एक सरपंच रहता था। नाम था रामनिवास चौधरी। वो गांव के लिए जितना सख्त था उतना ही दिल से नरम। एक दिन गांव के बाहर किसी ने एक अनाथ बच्चे को पाया और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। रामनिवास जी, जल्दी आइए। मंदिर के पीछे एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है। क्या? मंदिर के पीछे? कब से? अभी कुछ देर पहले देखा। शायद रात से वहीं पड़ा हो। हालत बहुत खराब लग रही है। चलिए, तुरंत चलिए, देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी मदद की जरूरत हो। दोनों तेजी से मंदिर की ओर भागते हैं। हे भगवान, बच्चा ठीक हालत में हो, बस यही प्रार्थना है मेरी। रामनिवास जी, इस बच्चे को पहले कभी देखा नहीं अपने गांव में। कहाँ से आया है बेटा? तेरे घर वाले, माँ बाप कोई है क्या? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। सब लोग चले गए और मैं अकेला रह गया। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लेकिन सरपंच रामनिवास की आंखों में कुछ और ही था। ममता, जिम्मेदारी और एक फैसला। अब तू अकेला नहीं है बेटा। अब ये गांव तेरा घर है। ये मिट्टी, ये पेड़, ये लोग सब तेरे अपने हैं। अब मैं तुझे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। जिस बच्चे का कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। और शायद भगवान ने ही आज तुझे मेरे पास भेजा है। उस पल में रामनिवास सिर्फ गांव का सरपंच नहीं था। वो एक पिता बन गया था, एक सहारा, एक आश्रय और शायद उस अनाथ बच्चे की जिंदगी में पहली बार उम्मीद की रोशनी जली थी। सरपंच रामनिवास जी जब शिवा को अपने घर लाए तो घर में उनका बेटा रोहित ही था और अब एक अनजाना रिश्ता वहीं से शुरू हुआ। पिताजी, ये कौन है? रोहित, ये शिवा है। अब से हमारे साथ रहेगा। मंदिर के पीछे बेसुध मिला था। कोई नहीं है इसका। पर आप इसे घर क्यों ला रहे हैं? हमारे यहाँ कोई जरूरत है क्या? अब तो हर कोई यहीं रहेगा क्या? जरूरत इंसान की नहीं होती रोहित, इंसानियत की होती है। भगवान ने हमें इतना दिया है, अगर हम किसी बेसहारे को सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? अब तू अकेला नहीं है बेटा। अब ये घर तेरा है। ये छत, ये आंगन, सब तेरा भी उतना ही है जितना मेरा और रोहित का। दिन बीतते गए। फिर कुछ साल बाद शिवा बड़ा हो चुका है, खेतों में मेहनत करता है, घर की जिम्मेदारियों को निभाता है, जबकि रोहित धीरे धीरे उसे जलने लगता है। शिवा बेटा, तूने तो पूरा खेत संभाल लिया है। अब तेरे भरोसे ही सब चलता है। बाबूजी, आपने मुझ पर भरोसा किया। मुझ जैसे अनाथ लड़के को अपने घर में रहने की जगह दी। उसके आगे कुछ भी नहीं है। रोहित घर के बरामदे में बैठा होता है और दोनों की बातें सुन रहा होता है। अब सब कुछ इसी के भरोसे है, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। शिवा काम में डूबा था, लेकिन रोहित के मन में सवाल, शिकायतें और तुलना पनप रही थी। ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले, थक गया होगा। शुक्रिया बाबूजी, काम करके थकावट नहीं होती, दिल को तो और सुकून मिलता है। अब्बा भी सिर्फ उसी की तारीफ करते हैं। मैं हूं तो बस नाम का बेटा। शिवा, सोच रहा हूं इस बार मंडी भेजने का काम तू ही देखना। तुझ में अब समझ है, ईमानदारी है। कुछ लोग जिम्मेदारी से नहीं, बस नाम से बेटा होते हैं और जब कोई दूसरा आकर वो जगह भरने लगे तो जलन, नफरत और साजिश दिल में घर बना लेती है। बाबूजी, आपने मंडी जाने का काम फिर शिवा को सौंप दिया? हाँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी से करता है काम। तुझसे कहो तो या तो काम टाल देता है या फिर गायब हो जाता है। तो अब मैं क्या हूं इस घर में? सिर्फ नाम का बेटा? रोहित, हद में रहो। शिवा दिन रात खेतों में लगा रहता है, जान लगाता है। तुम्हें तो मोबाइल और बंसी की गप्पों से ही फुर्सत नहीं। आपको अब मुझसे नहीं, बस उसी शिवा से मतलब है ना? वही है आपका प्यारा बेटा, वही है घर का वारिस।
अगर तूने थोड़ी भी मेहनत की होती ना तो मैं तुझसे भी वही उम्मीद करता। उस दिन रोहित को बाप की डांट नहीं, शिवा की सच्चाई सबसे ज्यादा चुभी थी और अब उसका इरादा साफ था, शिवा को हटाना है, चाहे जैसे भी। शिवा, रोहित, जल्दी आओ, मेरी अलमारी से पैसे गायब है। ये कैसे हो सकता है? क्या बाबूजी, पैसे गायब? ये तो बहुत गंभीर बात है। चाबी यहीं टंगी रहती है दीवार पर। कल रात तक सब कुछ सही था। रोहित ने शिवा को फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बाबूजी, ऐसा नहीं कि मैं किसी पर शक कर रहा हूं, पर घर में हम दो ही तो हैं। आप चाहें तो मेरा कमरा भी चेक कर सकते हैं, और हाँ, शिवा का कमरा भी। रोहित, मैं शिवा पर शक नहीं कर सकता। वो उस तरह का लड़का नहीं है। बिल्कुल, मैं भी नहीं कह रहा कि वो चोर है, पर बाबूजी, सच को जानने के लिए जांच तो करनी पड़ेगी ना। आप पहले मेरा कमरा देख लो, ताकि आपको लगे कि मैं छिपा नहीं रहा। ठीक है, पहले तेरा कमरा देखता हूँ। सरपंच को रोहित के कमरे से कुछ नहीं मिलता है। इतने में शिवा भी आ जाता है। क्या हुआ बाबूजी? शिवा बेटे, मेरी तिजोरी से कुछ पैसे गायब हैं। मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे और रोहित के कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ मालिक, जरूर तलाशी लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं मिलेगा। बाबूजी, अब अगर आप कहें तो शिवा का कमरा भी देख लें, कम से कम शक दूर हो जाएगा। अब सभी लोग शिवा के कमरे की तलाशी लेने जाते हैं। ये लीजिए मालिक, शिवा के पलंग के नीचे रखे थे। ये देखकर सरपंच को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे शिवा ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। ये पैसे कहां से आए शिवा बेटे? मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। किसी ने मुझे फंसाया है। राम निवास को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तेरी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुझ पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा तुझ पर भरोसा था। तूने उनके साथ विश्वासघात किया है। पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। आपकी चुप्पी मुझे तोड़ रही है। क्या आप भी मानते हैं कि मैंने ऐसा किया है? नहीं पिताजी, बहुत हो गया ये रहम दिल रवैया। आज ये पैसे गए हैं, कल कुछ और ले जाएगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे रोहित। चलो यहाँ से। पर पिताजी, मैंने कहा चलो यहाँ से। ये मेरा घर है, मेरे फैसले मैं खुद लूंगा। शिवा, इस घर में अब सबका भरोसा डगमगा गया है। जब तक सच्चाई साफ न हो, तू कुछ दिन यहाँ से दूर रह। बाबूजी, क्या अब आप बात भी नहीं करेंगे मुझसे? शिवा राम निवास को मनाने की बहुत कोशिश करता है, रोने लगता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। राम निवास वहां से चला जाता है। यह क्या हो गया भगवान? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। कभी भूख सिर्फ पेट को नहीं जलाती, वो आत्मा को भी झुलसाने लगती है जब मेहनती हाथों को काम न मिले। अब तो 2 दिन हो गए, पेट में बस पानी है, पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं। शिवा बाजार में जाकर काम मांगने की कोशिश करता है। मालिक, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। झाड़ू पोंछा, सामान उठाना, कुछ भी कर लूंगा। नहीं चाहिए। पहले भी एक लड़का रखा था, चोरी करके भाग गया था। तुझ पे क्यों भरोसा करूं? फिर शिवा रतन सेठ के पास जाता है। ठीक है, कल से आ जाना। मुझे वैसे भी काम वाले लड़कों की जरूरत है।
तभी वह पर सेठ की पत्नी आ जाती है। आप ये क्या कर रहे हैं? इसे काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं आपको इसने रामनिवास जी के साथ क्या किया था? बचपन से पाला पोसा, फिर भी बेईमानी की। अगर अब भी इसे रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है शिवा, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। बेवजह मुझे घर पर झगड़ा नहीं चाहिए। फिर शिवा मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता है। कुछ समय ऐसे ही निकलते गया। फिर एक दिन रामविलास रोहित और उसके दोस्त को बातें करते हुए सुनता है। अरे वो शिवा को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया हूँ कि वो जिंदगी भर मेरे घर तो क्या गांव में भी आने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे पर रोहित भाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया हो? हमें भी तो बताओ। उस शिवा को मैंने ही घर से भगाया है। बाबूजी की तिजोरी से पैसे निकालकर मैंने ही शिवा के घर पर रखवा दिए थे और भोला बनने का नाटक किया, जिससे सबको लगे कि पैसे शिवा ने ही चुराए हैं। ये सारी बातें सुनकर रामविलास को बड़ा धक्का लगता है। गुस्से में वह रोहित के कमरे में जाकर बोलता है। अच्छा, तो ऐसा गंदा काम तुमने किए हो, तुम इतना गिर जाओगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। आखिर उस शिवा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस बेचारे के माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। सारी उम्र उसने हमारे घर में काम किया और बदले में उसने हमसे सिर्फ प्यार चाहा था, पर वो भी नहीं दे पाए हम उसे। मुझे लगा था तुम सुधर गए, पर तुम कभी नहीं सुधर सकते। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अगले दिन रामविलास सारे गांव वालों को रोहित की सच्चाई बताता है और रोहित को अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देता है और रोहित के हिस्से की संपत्ति भी शिवा के नाम कर देता है।